खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आरिज वो प्रेग्नेंट है, होश के नाखून लो। गुस्से से मदीहा ने उसको शानों से झंझोड़ा था। तो मैं क्या करूं? पहली औरत है जो मां बनेगी, इससे कहीं दफा करे अपनी शक्ल यहां से। वो गुस्से से धाड़ा। वजूद में उसकी सूरत देखते ही चिंगारियां दौड़ जाती थीं। और तमाशा लगवाओ अपना, वो सिर्फ निकाह में थी तुम्हारे, और तुमने जो उसके साथ किया है अगर घर में किसी को भी पता लग गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबाते वो घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक वजूद की सिसकियां भी गूंज रही थीं। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पर उसको बिठा दो, मैंने कहा था मेरा निकाह उससे करवाओ, मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा, वो चिल्लाया, जबकि मदीहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आरिज ने सुर्ख नजरों से मां को देखा। तुम्हारे माँ बाप का फैसला था ये, उसके मगर हो जाओ जाकर, क्यों उसकी जान के दुश्मन बन गए हो? मदीहा गुस्से से बोली। आप जाएं, आरिज ने जब्त से कहा, जबकि पिंक शलवार कमीज में दीवार से चिपकी आयत को उसने पिंकारते हुए देखा था। उन्होंने अफसुर्दगी से पहले आयत को और फिर आरिज को देखा। आरिज क्या था ये तो सभी जानते थे। आयत की गलती बस ये थी कि वो उससे मोहब्बत करती थी, और इस मोहब्बत ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कैसे उस जायज बच्चे को छुपाती जिसे उसके ही बाप ने गुनाह बना दिया था। चलो आयत। मदीहा ने आयत का हाथ थामा जो पत्ते की तरह कांप रही थी। आरिज ने निगाह फेर ली। वो कुछ लम्हे और देखता तो शायद उसका कत्ल कर देता। वो भड़क कर उठता, वॉशरूम में चला गया। क्यों आती हो उसके कमरे में? तुम जानती भी हो ये सब क्या है और इसका क्या अंजाम होगा? मदीहा की आंखों में उसको देखकर आंसू तैर गए थे। ताई अम्मी मुझे बचा ले, वो फूट फूट कर रो दी। उनके सीने में चेहरा छुपाकर वो बुरी तरह रोई थी। मदीहा ने इर्द गिर्द देखा। इस वक्त सब सो रहे थे। कोई जाग जाता और इन दोनों को देख लेता तो क्या बनती। उन्हें सबसे ज्यादा अपने शौहर का डर था। वो आयत को लेकर उसके रूम में दाखिल हुई, जो कि सीढ़ियां उतरकर दूसरी तरफ था। आयत की अम्मी का इंतकाल हो जाने के बायस वो मदीहा से बहुत करीब थी, जबकि आफताब आयत के वालिद, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपने बीवी बच्चों में मगन हो गए थे। आयत का सब ही ख्याल रखते थे, खासकर मुर्तजा, आरिज के वालिद, कबीर, सालार और यहाँ तक के जैन भी उसका बहुत ख्याल रखता था। सिवाय आरिज के सभी घर में उसके लिए हसास थे। मदीहा ने उसके आंसू साफ किए। उसके कमरे में मत जाया करो, उसने प्यार से कहा। सुर्ख सफेद रंगत और उस पर हया के रंगों से लबरेज वो लड़की किसी की भी पसंद बन सकती थी, मगर आरिज को उससे बेहद नफरत थी और कहीं भी वो अपनी गलती उसके साथ गलत करके नहीं मानता था। उसे अमेरिका जाना था, पाकिस्तान से वो हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। वजह जेनी थी, उसकी गर्लफ्रेंड, जिसने उसका इतना दिमाग खराब कर दिया था कि आरिज सब छोड़ देना चाहता था उसके लिए, यहाँ तक कि कई बार कबीर से वो पीटा भी था। वजह चोरी थी। कारोबार से बड़ी रकम निकलवा कर जेनी को सेंड करते हुए वो पकड़ा गया था, और कबीर जो हद से ज्यादा गुस्से का तेज था, उसने बिना किसी लिहाज से उसको पीट दिया था। ये तो सालार उस दिन ही घर आया था तो आरिज की बचत हुई थी, वरना शायद ही कोई उसको कबीर से बचा पाता। और फिर सबकी इत्तेफाक राय से आरिज का निकाह आयत से करा दिया गया था, जिस पर आरिज ने बहुत वावेला किया था, मगर बड़े भैया यानी कबीर की वजह से उसे इस रिश्ते में बंधना पड़ा और उससे सारी लग्जरीज भी ले ली गई थीं। आरिज ही वाहिद शख्स था जागीर हाउस का जिसके पास ना गाड़ी थी और ना कोई बाइक। उसे जब ऐसी चीजों की जरूरत होती तो कबीर के पास जाना पड़ता था, जो कि उसकी जान अपनी आंखों से ही खींच लेता था। सभी कबीर से डरते थे। उन्होंने खुद बुलाया था। आयत ने आंसू साफ किए। मदीहा ने गहरा सांस भरा। और तुम पागल हो, चल पड़ती हो उसके बुलावे पर? वो जरा खफा हुई। वरना वो यहाँ आ जाते। उसने जैसे उसे आरिज की तरफ से दी जाने वाली धमकी से आगाह किया था। मदीहा खामोश हो गई। वो लड़का इतना जिद्दी था कि नाक में दम दे दिया था। वैसे तो उसके चारों ही बेटे जिद में एक दूसरे से बढ़कर थे, बिल्कुल अपने बाप पर गए थे। तुम रेस्ट करो, अब रोना मत। मदीहा ने उसको लेटने का इशारा किया, जबकि
आयत ने सर नफी में हिला दिया। ताई अम्मी, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो सिसकी थी। मदीहा ने उसको गले से लगा लिया। कोई कुछ नहीं सोचेगा, इस बात को खुद ही छुपा लो मुझसे। जहां तक हो सकेगा मैं इस सबको ठीक करने की कोशिश करूंगी और उसका एक ही हल है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। वो मध्यम आवाज में बोली। नहीं ताई अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें। वो उनके हाथ थामे रोने लगी, जबकि मदीहा को शायद अफसोस हुआ था आज अपनी तरबियत पर। आयत, अब रोना नहीं, मेरा बच्चे पर असर पड़ता है। वो बोली तो आयत से सकने लगी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने प्यार से कहा और उसके पास से उठी। मैं अमल के हाथ कुछ खाने को भिजवाती हूँ, वो बोली और उसकी पेशानी चूम कर वहां से चली गई। जबकि उनके निकलते ही आयत ने जल्दी से रूम लॉक कर लिया था, पेट पर हाथ रखकर। वो जमीन पर बैठती चली गई। वो रात जो उससे उसकी इज्जत छीन ले गई थी उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। एक मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा। सिस्कियों ने उस कमरे में उसकी बेबसी की वजाहत की थी। परीशे कॉलेज यूनिफॉर्म में रेडी बैग अभी उठा ही रही थी कि सेलफोन रिंग हुआ। उसकी दोस्त का मैसेज था। वो सेलफोन देखकर मुस्कुराई और वहीं सेल फेंक कर बाहर आ गई। अस्सलामुअलैकुम बड़े भैया। कबीर को भी रूम से निकलते देखकर उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कबीर ने जवाब दिया। चेहरा संजीदा था और उसके आगे से गुजर गया। परीशे उसके पीछे पीछे ही थी। जिमल भी जल्दी जल्दी से बाहर निकली। परीशे, तुम कॉलेज चल रही हो? अमल ने पूछा तो उसने सर इस बात में हिलाया। तुम्हें तो बुखार था, अमल ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा। अब तबीयत ठीक है बस इसीलिए, परीशे ने कहा तो वो मुस्कुरा कर नाश्ता करने लगी। जैन नहीं उठा? अस्सलामुअलैकुम चाचू। सबने कोस में वजाहत को देखा जो जैन के बारे में बैठने से पहले पूछ रहे थे। जैन इतनी जल्दी कहाँ उठेगा? अमल ने मुंह बनाया। आज बड़े भैया उसकी मीटिंग है। पेरेंट्स टीचर सालार भैया तो है नहीं, आरिस भैया जाते नहीं तो बड़े पापा जाएंगे क्या? अमल ने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा था। परीशे ने अपनी हंसी दबाई थी। मुझे पता है और मेरा ही जाने का इरादा है, कबीर ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो दोनों ने शरारती नजरों से एक दूसरे को देखा। आयत को भी बुला कर लाओ, कबीर ने इन दोनों की खी की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा। मैं लाती हूँ, परीशे हाथ झाड़ती उठ गई। मुर्तजा भाई की तबीयत ठीक है भाभी? मदीहा से वजाहत ने पूछा। ठीक है उनकी तबीयत, रात देर तक काम करते रहे हैं कबीर और उसके बाबा, बस इसीलिए शायद उन्हें देर हो गई। उन्होंने कबीर के आगे नाश्ता रखा। जिसने न्यूज़पेपर बंद किया था वजाहत ने सर हिलाया। सोफिया उसके आगे नाश्ता रख रही थी, वो भी नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हुए। वजाहत के बच्चे नहीं थे और उन्हें जैन से बेहद लगाव था। सब बच्चों में से सिकंदर और शहाब के साथ मुर्तजा साहब भी नाश्ते की टेबल पर आ गए, जबकि सिकंदर की बेगम अफशीन जो रोज उन्हीं के साथ आती थी और उनकी एक बेटी और बेटा। रिमशा घर में सबसे छोटी थी, जबकि अदील जहनी मरीज था। 25 साल का होने के बावजूद, उसके लाख इलाज होने के बावजूद भी वो जहनी बीमार था और अक्सर उसको सबने पागल खाने भेज देने का तज्जिया किया था। मगर अफशीन की जिद पर घर में उसे अलग हिस्से में रखा जाता था और तकरीबन सभी उससे दूर रहते थे, खुद अफशीन भी। मगर बेटे की रोज बिगड़ती हालत देखकर उसने उसकी शादी का फैसला किया कि शायद कोई लड़की आकर उसको संभाल ले। और जब उसने सिकंदर से इस बारे में डिस्कस किया तो वो खफा हुए, मगर अफशीन की जिद के आगे किसी की न चल सकी। और इस तरह जिमल, जो कि गरीब घराने की लड़की थी मगर इतनी खूबसूरत थी कि सब उसके माँ बाप के इस रिश्ते पर मान जाने पर हैरान थे, उससे अदील की शादी कर दी गई। वो अदील के साथ अदील के कमरे में ही पाई जाती थी। उनके पास कोई भी नहीं जाता था, खास मेड्स थीं जो उन्हें खाना पहुंचा देती थीं। जिमल कैसी थी? एक पागल इंसान के साथ कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसके खानदान में से भी कोई नहीं आता था। और इस अनोखी शादी में सब ही शामिल थे सिवाय सालार के। वो अक्सर अपने प्रोफेशन की वजह से घर से बाहर ही रहता था, जबकि शहाब की 2 बेटियां थी, परीशे और अमल। तंजीला ने किचन में से शहाब को टेबल पर देखा तो जल्दी से उनके आगे खाना लगाया। तबीयत के लिहाज से वो बिल्कुल कबीर जैसे थे। सब नाश्ता कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें भी जारी थी। परीशे आयत को भी ले आई थी। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई। सबने उसकी सुर्ख सूजी आंखों को देखा था हैरत से। क्या हुआ है बेटा? मुर्तजा ने सबसे पहले पूछा। यही सवाल सबके मुंह पर था। कुछ नहीं ताया अब्बू, वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली तो मुर्तजा भी मुस्कुरा दिए। आरिज और सालार कहाँ हैं? मुर्तजा ने अपनी बीवी की तरफ देखा।
सालार तो घर आया ही नहीं था रात में और आरिज अपने कमरे में है। वो बोली, फोन लगाओ उस लड़के को, जब से ये घटिया शौक उसके पीछे लगा है घर से गायब रहता है। वो जरा गुस्से से बोले तो कबीर ने सालार को कॉल मिलाई जिसका नंबर उठ नहीं रहा था। आरिज के बारे में अलबत्ता उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब अपनी अपनी जगह जाने के लिए उठे तो तभी जैन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा, जल्दी से जूस पिया और वजाहत के पास आया। चाचू मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे? सालार भैया तो है नहीं, वो बोला। तो वजाहत मुस्कुरा कर कुछ बोलता कि कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं चलूंगा, चलो आ जाओ, वो बोला और उसे खींचकर बाहर ले आया। हाय, बड़ा मजा आने वाला है। परीशे और अमल अपनी हंसी रोकती खुद भी बाहर भागी, जबकि बाकी सब पीछे मुस्कुरा दिए थे। बड़े भैया आप क्यों जहमत कर रहे हैं? जैन की जान भी सिसक उठी थी। क्यों, मेरे साथ क्या मसला है? सालार जा सकता है तो मेरे जाने से क्या हो जाएगा? कबीर पराडो में बैठा और दोनों लड़कियां भी जल्दी से बैठ गईं। जैन को चक्कर आ रहे थे। वो 4 गाड़ी में सवार हो गया। रोने वाली शक्ल हो रही थी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद उनका कॉलेज आ गया था। तीनों लड़कियां कबीर को खुदा हाफिज कहकर चली गई थी। अलबत्ता जैन बहाने सोच रहा था कि क्या हुआ ऐसा कि कबीर अंदर न जाए। कबीर ने तेवरी डाली, उसको देखा। आ जाएं भैया, वो मुस्कुराया फीका सा। सांस तो फूल गए थे। कबीर गाड़ी से उतरा और कॉलेज में दाखिल हुआ। जैन भी सर झुकाए उसके पीछे दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम बॉस। अचानक एक लड़का अपनी ऐनक दुरुस्त करता जैन के करीब आया, माथे तक हाथ ले जाता। वो बोला। कबीर ने हैरत से उसको और फिर जैन को देखा। जैन का चेहरा अलबत्ता फीका पड़ गया था। ओ यार, कैसे हो बॉस? वो हंसता हुआ बोला। वो लड़का उसके बॉस कहने पर होंक हुआ। ये सब क्या है? कबीर ने गुस्से से पूछा। भैया हम सब दोस्त एक दूसरे को बॉस कहते हैं, वो मुस्कुराया। कबीर ने सर झटका और अंदर जाने लगा। जैन इस लड़के को परे धकेलकर कबीर के पीछे भागा था। कबीर स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। भैया, वो एकदम बोला। कबीर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वो एक्चुअली मेरे टीचर्स इस रूम में नहीं है, आप यहाँ वेट करें, मैं अभी रूम नंबर पता करके आता हूँ। जैन ने उसे वीआईपी रूम में बिठाया और वहां से फौरन भागा था। वो भागता हुआ कैंटीन की तरफ आया और अपने दोस्तों के बीच आकर सांस लिया। कैंटीन में सब ने उसे सलाम किया था और उसे इस वक्त किसी चीज की गर्ज नहीं थी सिवाय उसके कबीर को किसी तरह यहाँ से निकाला जाए, वरना जो उसके हालात थे उसके टीचर्स कबीर को सब बताकर उसकी इज्जत कर देते। क्या हुआ? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, उसके एक दोस्त ने पूछा। यारो गया मैं तो सीरियसली। जैन ने परेशानी से फ्रीजर खोला और बिना पे किए उसने कोक का कैन निकालकर मुंह से लगाया था। हुआ क्या है? उसने काउंटर पर कैन फेंका। बड़े भैया आए हैं मीटिंग अटेंड करने, जैन बेचारगी से बोला। व्हाट? सब हैरान हुए। मगर तुम्हारी मीटिंग तो तुम्हारे सालार भैया लेने आते हैं। मैं तो एक ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, ही इज सो हैंडसम, उनमें से एक लड़की बोली, जबकि मुंह भी बसोरा था सालार के ना आने पर। यार वो शहर से बाहर है। जैन ने बालों में हाथ फेरा। ये तो वाकई परेशानी की बात है। दूसरी तरफ से आवाज आई। जैन ने पसीना साफ किया और जेब में से सुर्ख रुमाल निकालकर माथे पर बांध लिया। इस स्टाइल में वो बहुत अलग और बेहद चार्मिंग लगता था। अब क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए? वो हथेली पर मुक्का मारता बोला। ऐसा करो, किसी तरह उन्हें वापस भेज दो। एक दोस्त ने मशवरा दिया। बहुत खूब, जाओ जरा निकाल कर आओ उन्हें कॉलेज से बाहर। जैन भड़कर उस फालतू मशवरे पर रुख मोड़ गया। असर रुख मोड़ते ही सामने से आती लड़की को उसने अदाए नाज से देखा था। पल में उसकी आंखों की परेशानी गायब हुई थी। शम्स, वो मुंह में बड़बड़ाया, मगर अगला ख्याल कबीर का आते ही उसने शम्स पर बाद में निगाह डालने का सोचकर कबीर जो कि एक मसला हल करने की ठानी। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 10 मिनट हो गए थे जैन को गए हुए। अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो उठा कि इससे पहले ही उसे आवाज सुनाई दी। सर, बट मेरा मेरिट अच्छा है। राहत साहब ने कहा था अच्छे मेरिट पर एडमिशन मिल जाएगा। झुंझलाई हुई सी खूबसूरत आवाज पर वो चौकन्ना हुआ। आवाज खिड़की में से आ रही थी। उसे सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी मगर चेहरा नहीं। उसने सेलफोन निकाल कर यूज करना शुरू कर दिया। बट जितने पैसे उन्होंने कहे थे मैं ले आई हूं। अब आप मुझसे इससे भी ज्यादा मांग रहे हैं, जबकि मेरी फ्रेंड का अभी एडमिशन हुआ है, उसकी इतनी फीस तो नहीं थी।
अब आवाज गुस्से में बदली। इडियट! अब जैसे भड़कती आवाज सुनाई दी। न चाहते हुए भी वो जगह से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया। सामने ही क्लर्क का रूम था, जहां एक सख्त गिर ऑफिसर बैठा था और एक लड़की जो गाउन में थी झुककर पेपर्स उठा रही थी। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर वहां से हटता कि वो लड़की सीधी हुई। देख लूंगी मैं इस बुढ़े को, उसने रुख फेर कर गुस्से से कहा। ब्लैक गाउन में सर को दुपट्टे से ढांपे जो बमुश्किल ही ढांप रहा था, वो तीखी नजरों से क्लर्क को देखकर बोली थी, जबकि कबीर अपनी जगह साकित हो गया। ये पहली बार था जो उसकी निगाह किसी पर ठहरी थी, वरना 30 साला जिंदगी में कई लोग और लड़कियां जो बेहद हुस्न रखती थीं उसके ऑफिस में भी थीं, जबकि उसके साथ भी काम करती थी, मगर कभी किसी पर निगाह नहीं ठहरी थी। लड़की ने वो फाइल सीने से लगाई और वहां से जाने लगी। कबीर होश की दुनिया में आया और दरवाजे से बाहर निकला। वो अब कॉरिडोर में नहीं थी। उसने कॉरिडोर से निकलकर बाहर देखा तो वो लड़की वहां भी नहीं थी। ब्लैक गॉगल्स को उतारकर वो दोबारा क्लर्क पे वापस आया। उस लड़की का क्या नाम था उसने पूछा। लहजा बेताब सा था। किसका? क्लर्क ने अपनी ऐनक के पीछे से उसको देखा। कबीर के माथे पर कई बल डले। वो जो अभी यहां खड़ी थी, उसने जब्त से दोबारा सवाल किया। नैन। क्लर्क ने उसकी पर्सनैलिटी देखते हुए जरा उसके रोब में आकर जवाब दिया। नैन? कबीर ने दोबारा नाम दोहराया और मुस्कुरा दिया। कहाँ रहती है? वो फिर से पूछने लगा। ये मुझे नहीं पता। क्लर्क ने हरी झंडी दिखाई। कहाँ रहती है? उसने पीटी की पॉकेट से वॉलेट निकालकर उसकी टेबल पर 5,000 का नोट रखा। क्लर्क मुस्कुराया। साहब, ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है बस, वो बोला। कबीर ने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट उठाकर खोले। नैन अब्बास। उसने नाम पढ़ा और मुस्कुरा दिया। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सख्ती से थामकर दोबारा गॉगल्स लगाकर वो जैन की तलाश में निकला और सामने से जैन आता दिखाई दिया। कबीर ने उसको घूरा। चलें भैया, उसने कहा। अब मुस्कुराहट जरा अलग थी। कबीर उसके भराए गए रूम में चला गया, जबकि जैन ने उसके पीछे से सुख का सांस लिया। हाँ, उसकी सारी पॉकेट मनी तो खत्म हो गई थी, मगर जान बख्शी हो गई थी। उसने गहरा सांस खींचा। अस्सलामुअलैकुम बड़ी मामी। आफान ने मुस्कुराकर मदीहा को देखा। अरे तुम आए हो, तुम्हारी अम्मी नहीं आई? कितने दिनों से याद कर रही थी मैं। मदीहा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसने मुस्कुराकर अब बिखर जाने वाले बालों को दुरुस्त किया। ताई अम्मी, पराठा ही बना दे। पीछे से आती आवाज पर वो दोनों पलटे। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो गर्मी से घबराई हुई लग रही थी। बेटा, खाना बन गया है, मैं बस देती हूँ तुम्हें, मदीहा बोली। जाओ फान, तुम भी टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मदीहा ने प्यार से उसको देखा और तंजीला भी तभी दाखिल हुई। अफान ने उनको भी सलाम किया और डाइनिंग टेबल की जानिब आ गया। परीशा ने उसको बस एक नजर देखा था और उसके बाद वो अपने सेल फोन में मगन हो गई। यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था। अफान उसको ही देख रहा था। अजीब मुसीबत है, पता नहीं क्यों मुंह उठाकर आ जाता है। परीशा सेल पर निगाहें जमाए गुस्से से सोच रही थी। जब भी वो आता था उसी पर निगाह जमाकर बैठ जाया करता था। अफान को महसूस हो रहा था कि वो चिढ़ रही थी उससे। डिठाई से उसे मुस्कुराते हुए उसने सेल फोन निकाला और परीशा की 2-3 पिक्स ले ली। मुकाबिल का मुंह ही खुल गया उसकी इस जुर्रत पर। ये आपने मेरी तस्वीर क्यों ली है? वो एकदम भड़की। तुम मसरूफ बनने की एक्टिंग करती अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा तस्वीर ले लूं, वो बोला और आंख दबाई। परीशा माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी। मेरी तस्वीर डिलीट करें अभी? वो सेल फोन टेबल पर पटकती बोली। ना करूं तो? उसने भी उसी के अंदाज में कहा। तो जहर खाकर मर जाएं। परीशा ने दोनों पांव पटके और वहां से वॉकआउट कर गई। जानती थी वो उसे और सुलगाएगा। वो किचन में मदीहा और तंजीला के पास आ गई। तुम्हें ही किसी दिन खाकर मरूंगा ऐसे। आफान मरने वाला नहीं, उसने उसकी जानिब रुख मोड़ते हुए सोचा और हंस दिया। सेल फोन में उसकी तस्वीरें देखी। यूनिफॉर्म में वो बेहद क्यूट लगती थी। आफान ने गहरी सांस खींची और निगाह उठाई। जैन लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर जमाए खड़ा था। आफान ने जल्दी से सेल फोन ऑफ किया। क्या मुसीबत है, जिन की तरह सवार हो गए हो सर पर? आफान उठा और डाइनिंग टेबल पर से सोफों की तरफ आ गया। मुझे सब पता चल रहा है आफान भैया, ये जो आप अपनी केमिस्ट्री बना रहे हैं, बड़े भैया को भिनक भी पड़ गई ना, बेटे गए काम से। जैन ने उसे वार्न किया।
तुम अपना मुंह बंद रखना, बाकी कोई बड़े भैया तक कुछ नहीं पहुंचाएगा। अफान ने उसको घूरा। मुंह बंद करने की कीमत? जैन ने हाथ आगे किए। आज जो वो अपनी सारी पॉकेट मनी प्रोफेसरों के धड़ उतार आया था, तो अब यूं ही उसने अपना खर्चा पूरा करना था। अफान ने चिढ़कर जेब में से 5,000 का नोट निकालकर उसकी हथेली पर सजा दिया। वेरी गुड। जैन ने नोट को चूमा। बैठे ना, खड़े क्यों हैं? उसने इज्जत से उसे बैठने का इशारा किया। अफान उसकी अदाकारी पर खून का घोंट भर गया। सालार की वापसी नहीं हुई? अफान ने सालार के बारे में पूछा, जो कि उसका दोस्त भी था। आपका दोस्त है, आपको पता होगा। हमें नहीं पता होता, उनका बड़े भैया को पता होता है, ये आपको। जैन ने सेल पर मैसेज टाइप करते हुए बताया। मेरा एक्चुअली उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, आफान ने बताया। मेरे ख्याल से वो शमाली इलाकों में है, सिग्नल इशू था, बड़े भैया को भी। जैन को याद आया तो बताया। आफान ने सर हिलाया। अरे बच्चों, वहां क्यों बैठ गए? मदिया ने टेबल पर सामान रखा। तंजीला ने भी उनको टेबल पर आने का कहा। मम्मा, मैं खाना अपने रूम में खाऊंगी, परिचय आफान को घूरते हुए बोली। क्यों, क्या मसला है? तंजीला ने उस पर घूरी डाली। वो अक्सर इस पर सख्ती करती थी क्योंकि सोफिया और मदीहा उसकी बहुत हमायत करती थी। मम्मा, मेरा मूड नहीं यहाँ खाना खाने का, उसने मुंह बसोरा। क्यों परिशे, तुम्हें किसी से दिक्कत महसूस हो रही है? जैन ने दांत निकालते हुए पूछा। बकवास बंद करो, परिशे गर्राई। अफान ने अपनी हंसी रोकी। परिशे, तुम्हें तमीज है भाई से कैसे बात कर रही हो? तंजीला को बुरा लगा। इसको मत डांटो, इसको डांटो, कैसे तुम्हारे गुस्से करने पर दांत निकाल रहा है। मदीहा ने जैन को घूरा। परिचय इधर ही बैठो बस, तंजीला ने कहा। तो वो पांव पटकती प्लेट उठाकर इन दोनों से दूर बैठ गई। तंजीला ने नफी में सर हिलाया। बहुत जिद्दी हो गई है ये लड़की। आरिस, आओ बेटा, खाना खाओ। मदीहा ने आरिस को बाहर जाते देखा तो रोका। नहीं खाना मुझे, उसने टिका सा जवाब दिया। आरिस, मदीहा ने फिर से पुकारा। मम्मा, मुझे खाना ही नहीं, वो चिढ़कर बोला और बाहर निकल गया। गुस्से से सर झटका था। इतना ही मेरा एहसास और ख्याल होता तो मुझसे गाड़ी न छीनते, वो बिड़बड़ाया और बाहर जाने लगा कि उसकी निगाह लॉन में बेंच पर बैठी आयत पर गई और उसने उसकी जानिब कदम उठाए। एक बार फिर से गुस्से की लहर उठी थी और वजह एक ही नजर आई थी, और वो थी आयत, जिसकी वजह से आज उस पर हर चीज की पाबंदी लग गई थी। वो उसके पास आकर रुक गया। आयत ने सर उठाया और सांस हल्क में उतारा। आरिस उसको घूरता रहा। यहाँ धूप में बैठकर क्या कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो सारे घर वालों पर? वो भड़क कर बोला। मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी भी कोई मर्जी है आयत मोहतरमा? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी कोई मर्जी, बल्कि रुको, तुम भी कुछ हो क्या? वो तंज या हंसा। आयत जानती थी वो उस पर तंज कर रहा था। ना उसके पास उसका बाप था और ना ही माँ। उसकी आंखें भीग गई। मैं आपकी शिकायत बड़े भैया से लगा दूंगी। आयत हिम्मत करती सुर्ख नजरों से उसको देखकर बोली। आज सियाह शलवार कमीज में वो नजर लग जाने की हद तक अपने पुरसोज हुस्न से हसीन लग रही थी, मगर सामने खड़े शख्स के दिमाग में न जाने ऐसा क्या था कि उसका हुस्न भी उसके आगे धुंधला था। अच्छा, आरिस जब्त करता उसके पास बैठ गया। आयत जल्दी से उठी, जबकि आरिस ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको दोबारा खींचकर बिठा लिया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, आयत एकदम बोली। श्श। आरिस ने उसके गुलाबी लबों पर अपनी भारी उंगली जमा दी। आयत का वजूद सनसना उठा, यहां तक कि उसके वजूद की कपकपाहट आरिस को भी महसूस हुई। वो तंजिया मुस्कुराया। तुम्हारी हकीकत ही तो ये घर वाले बनाना चाहते थे, जो तुम्हें मेरे सर चिपका दिया। मैं भी देखूंगा इन सबके सामने खुद को कैसे साफ करोगी। ये बच्चा, उसके कान के करीब झुकते हुए बाहर वो उसकी कान की बाली से खेल रहा था, मगर दर हकीकत वो अपने वजूद का जहर उसमें मुंतकिल कर देना चाह रहा था। आयत ने आंसू से भरी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। इस बच्चे का क्या बताओगी? उसने उसे दूर झटका। ये आपका है, आप ही इसको कबूल करेंगे? वो हिचकियां भरने लगी। आरिस मुस्कुराया। आयत ने जलती आंखों में उसका अक्स देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने हैरानगी से पूछा। प्लीज आरिस। आयत रोने लगी। आरिस हंसने लगा और नफी में सर हिलाता उसके पास से उठ गया। परिशे, जो आयत को बुलाने बाहर आई थी, फटी फटी आंखों से दोनों को देख रही थी। शायद वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। आयत की हालत ऐसी थी कि अभी जमीन खुले और वो उसमें समा जाए, जबकि आरिस ने मुड़कर आयत को देखा, जिसका रंग लट्ठे की मानंद सफेद था। वो हंसता हुआ वहां से निकल गया।
जबकि आयत मुंह पर हाथ रखे अपने आंसू जब्त करने लगी। परीशे उसकी जानिब बढ़ी कि क्या ये सच है। उसकी अपनी आंखें भी भीगने लगी थीं। आयत के टिप टिप आंसू गिरने लगे और परीशे ने उसको एकदम सीने से जकड़ लिया। ये सब कैसे? वो हैरान थी, जबकि आयत ये भेद खुलने पर बेबसी से सिसक उठी थी। परीशे ने उसको आंसू साफ किए। भूख सिरे से उड़ गई थी। सर, ये लड़की नैनबाज है। बाप रिटायर्ड टीचर हैं, 2 भाई हैं और 2 ही बहनें। ये सबसे छोटी बहन है। खानदानी लोग हैं मगर बस मुनासिब से। इसके PIA ने नैनबाज की डिटेल उसके सामने रखी और उसको बताने लगा। कबीर इस फाइल्स को देखकर पढ़ने लगा जिसमें उसके घर का एड्रेस भी शामिल था। उसने गहरा सांस भरा। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि एक निगाह के बाद दूसरी निगाह देखने को दिल बेचैन सा था। हाँ, ये पहली बार हुआ था। कितनी ही बार सबने उसे फोर्स किया था कि शादी कर लो, मगर वो साफ इनकार कर देता था। वो दर हकीकत मनपसंद चीजों का कायल था और एक वजूद जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारनी थी वो क्या उसकी मनपसंद का ना होता। इसी सोच के तहत उसने हमेशा इनकार ही किया था। मगर नैनेबाज जो कि 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, यानी 20 साला लड़की उसके दिमाग और आसाब पर कैसे समाई थी। उसने सर हिलाकर PA को जाने का इशारा कर दिया और तभी मुर्तजा अंदर दाखिल हुए तो उसने जल्दी से वो फाइल्स नीचे ड्रॉ में डाल दी। ये फाइल है, इस पर साइन कर दो और जितना भी माल भेजना है शाहब को बता देना, वो आगे पहुंचाएगा, उन्होंने कहा। तो उसने सर हिलाया। ठीक है बाबा, वो बोला। सालार आ गया। उन्होंने फिर से पूछा। मैं उसको कॉल कर रहा हूं मगर वो उठा नहीं रहा, कबीर ने फाइल देखते हुए बताया। तो मुर्तजा जरा गुस्से में आ गए। खानदानी बिजनेस तो जहन्नुम में चला जाए इन तीनों की तरफ से। वो भड़क कर आरिस, सालार और जैन पर बोले। कबीर ने उनकी तरफ देखा। आप आरिस के साथ ज्यादा सख्ती मत बरतें। कबीर बोला। सख्ती? वो मेरी जूतियों के काबिल है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वो इस अंग्रेजनी पर मेरी हलाल कमाई लगाएगा। वो गुस्से से पिनकारे। कबीर भी खैर इसी बात पर सबसे ज्यादा भड़का था। आरिस को तुम कहो वो बिजनेस को संभाले। मुर्तजा बोले। ठीक है, वो बोला और मुर्तजा उठकर चले गए, जबकि कबीर फाइल्स रीड करने लगा। शूट से फारिग होकर उसने चेयर का कैन मुंह से लगा लिया। 2 दिन से बेआरामी के सबब वो जाग रहा था और अब अगर वो सो जाता तो ये कैटलॉग और भी लंबी हो जाती। जो वो चाहता नहीं था, जानता था कबीर उसे उल्टा लटका देगा, जबकि बाबा तो शायद हड्डियों का कचूमर ही बना दे। उसने सर को झटका और कैन का दूसरा घूंट भरा। सर, शूट रेडी है। उसने सर हिलाया और स्क्रिप्ट पर एक निगाह दौड़ाई और हजारों कैमरों के आगे खड़ा हुआ। बालों में हाथ फेरा। सामने खड़ी हीरोइन को देखा जिसमें 1% भी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी। उसने सीन फाइनल किया और गहरा सांस लिया। मुझे आज रात ही वापसी के लिए निकलना है, वो बोला। तो गार्ड ने सर हिलाया। कुछ दिन हमारे साथ भी ठहरते, वो लड़की बोली। सालार ने उसको देखा। सिग्नल फोन के नहीं आ रहे थे। बियर पीने के बावजूद दिमाग नींद का तलबगार था और ऊपर से सामने खड़ी लड़की, क्या कुछ नहीं हो सकता था। दिल फरेब नजरों से उसकी जानिब देखा था और मुस्कुरा दिया। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, वो बोला और पानी का गिलास उठा लिया। तुम्हारे लिए कुछ भी, उसके बाजू से चिपटते हुए वो बोली। आई लाइक इट। सालार ने उसकी रेशमी बालों में हाथ फेरा और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। सर, गाड़ी रेडी है। इससे पहले उससे कोई खता होती, अचानक गार्ड की आवाज पर वो ऊपर देखने लगा। गार्ड उसकी तैयारियों से घबराकर वहां से हट गया। ओप्स, सॉरी डियर, मेरा दिल तो तुम्हें चख लेने का है, मगर थकावट जरा भी इजाजत नहीं दे रही, वो बोला। मैं उतार दूंगी, वो लड़की बोली। फिर कभी। सालार ने सिगरेट को मुंह में दबाया और सर पर हुड डालकर वो वहां से मजबूत चाल चलता बाहर निकल आया। डायरेक्टर से फोन पर बात कर ली थी और आधी रात के वक्त वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा। गाड़ी में उसके शौक का सारा सामान मौजूद था जिससे वो शगफ लेता ये रास्ता गुजारने वाला था।